ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ पहले ही पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कम होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। कॉम्परेटिव स्टडी कर सकते हैं। नया क्या आया, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज। और ग्रुप में भी ऊपर से नीचे आओगे वहाँ भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। ना तो पीरियड में रेगुलर ट्रेंड मिलेगा, नहीं ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड मिलेगा। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, एस और पी के लिए नहीं बात कर रहे हैं। समझ गया ना। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड्स इन रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्यों रेगुलर ट्रेंड नहीं है? क्योंकि आयनाइजेशन, ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या होगा कि अगर घट रहा है तो स्लोली घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो वो एक पर्टिकुलर वे में बढ़ रहा है। इरेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, कहीं बढ़ जा रहा है फिर अचानक घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, ऐसा हो रहा है। कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। एक रेगुलर नहीं होता है कि जैसे पीरियड में जा रहे हैं तो कोई चीज़ जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना है तो बढ़ते रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। घटना है तो घटते ही रहे, ऐसा नहीं है। ग्रुप में आ रहे हैं टॉप टू बॉटम तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, या घट रहा है तो घट रहा है, ऐसा नहीं है। रेगुलर नहीं है, ठीक है ना। तो रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि आयनाइजेशन इंथैल्पी भी रेगुलर नहीं है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी रेगुलर नहीं है। क्योंकि ये जो इंथैल्पी, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखा गया है कि इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज, 6D, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। आयनाइजेशन इंथैल्पी का भी नहीं है और इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का भी नहीं है। जब ये डिपेंड करता है उसी तीनों पर और उसमें से दो चीज़ ऐसा है जिसका कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो रेगुलर ट्रेंड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया? आंसर इसका समझ में आ गया कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन इंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना। आयनाइजेशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसीलिए अब क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है तीन चीज़ पर, वो तीनों चीज़ क्या है? आयनाइजेशन इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन है। ये तीनों का जो सम होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। इस तीनों के सम के ऊपर डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी है। ठीक है। तो खिड़की इधर बहुत सारा ठीक है। समझ गया ना? इसका आंसर समझ में आ गया कि ये डिपेंड करता है टोटल एनर्जी के ऊपर और वो टोटल एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि टोटल एनर्जी सम ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है। और उसी तीनों पर जब डिपेंड करता है और उसमें से दो चीज़ है जो एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, उस दोनों में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है। तो जब उसमें रेगुलर ट्रेंड होगा ही नहीं तो इसमें कैसे रेगुलर ट्रेंड होगा? इसलिए इसमें भी रेगुलर ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो ना। अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है तो कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता रहेगा कुछ ना कुछ अमाउंट से। कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा कुछ ना कुछ अमाउंट से। और इरेगुलर का मतलब क्या होगा? कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया, कहीं बढ़ गया, घट गया, तो एक इरेगुलर हो गया वो। समझ गए? तो इरेगुलर ट्रेंड उल्टा लिख सकते हैं हम लोग इरेगुलर ट्रेंड से।
ठीक है, आ गया समझ में स्टेटमेंट? क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे हम लोग अभी देखेंगे CuSO4 है ना, इसमें कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, यही ना है? हाँ? CuO, इसमें क्या है? Cu2 प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, यही ना है? हाँ, ये हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये हुआ क्यूप्रिक सल्फेट। हाँ, अब देखो कॉपर का हम एक और कंपाउंड लिख रहे हैं, CuNH3O4 2+। अब ये बताओ कॉपर का बैलेंस ही 2 तरह का होता है, एक होता है Cu प्लस और दूसरा होता है Cu2+, यही दो को बैलेंस है ना। ये Q प्लस आयन है, ये क्यूप्रिक आयन है, तो वैलेंसी तो 2 ही है इसका मैक्सिमम, एक 1 है दूसरा 2 है, तो 2 ही तरह का कंपाउंड बनाना चाहिए ना। जैसे CuO है तो Cu2O भी बनता है। Cu2O में क्या हुआ? Cu प्लस हुआ, इस पर प्लस 1 हुआ ना कॉपर के ऊपर, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो कॉपर का तो 2 ही तरह का कंपाउंड बनना चाहिए, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। हाँ, लेकिन देखा गया है अब बैलेंसी 2 है, इसके साथ 2 ही ऐसा कोई चीज़ एडजस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो CuSO4 है तो CuCl2 भी हो सकता है ना। हाँ, CuOH12 हो सकता है, लेकिन ये नया कंपाउंड CuNH4 ये 2 प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग Cl2 लगा देंगे तो 2 प्लस नहीं लिखेंगे, 2 माइनस हो गया। अब ये बताओ कि कॉपर का बैलेंस तो 2 ही होता है मैक्सिमम, ये 4 वो कहाँ से आ गया? हाँ, ये 4 वो कहाँ से आ गया? या आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक केटायन है और एक एनायन है। इसमें एक केटायन एक एनायन, एक केटायन एक एनायन, एक केटायन एक एनायन, एक केटायन एक एनायन, समझे ना? इसमें भी एक केटायन है इतना बड़ा और दूसरा एनायन है यहाँ पर, मतलब केटायन या एनायन एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। केटायन या एनायन जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बन गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी 2 है और उससे ज़्यादा उससे अटैच है। कॉपर का वैलेंसी 2 ही है और उससे 4 को अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, और ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं होता है। समझ गए? मतलब जब तुमको दिखे कि किसी भी मेटल का जितना वैलेंसी होता है उससे भी ज़्यादा उसके साथ टर्मिनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनता है नेक्स्ट चैप्टर में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का मेन रीजन है इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट बना सकता है, एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं बना सकता है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकता है, और यहाँ कॉपर अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बताए थे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ये जो यहाँ पर ये NH3 है ना, कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। कॉपर का जो डी ऑर्बिटल है खाली है,
कॉपर का d ऑर्बिटल चार्ज पे खाली, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज हो जाता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। जब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाए होंगे उसमें बताए होंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों एटम जब से आपस में इंटरेक्ट करता है तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगर ये 1 दिया है तो ये भी 1, ये अगर 2 दिया है तो ये भी 2 देगा, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और है ना सेम अमाउंट में होगा। एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है जिसमें बताए थे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन दोनों जो पार्टिसिपेटिंग ग्रुप है शेयर करने के लिए दोनों बराबर नहीं देगा, एक कुछ नहीं देगा दूसरा 2 दे देगा। आया बात समझ में ना? हाँ आई बात समझ में? एक जो है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही देगा लेकिन वो शेयर करेगा, डोनेट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये कॉपर है और अमोनिया के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, तो कॉपर का d ऑर्बिटल और इसके बीच में हो रहा है, तो d ऑर्बिटल खाली है पूरा, 4 को ब्लॉक खाली कर दिया गया, d में 4 को ब्लॉक खाली कर दिया, s में भी 1 ब्लॉक खाली कर सकते हैं, s में भी खाली कर सकते हैं और 3 को d में खाली कर देंगे, 4 को खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब एम्प्टी है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे सकता है शेयरिंग के लिए। कॉपर शेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा अमोनिया के द्वारा, तो एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 अमोनिया 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 4 ऑर्बिटल खाली करा दिया जाएगा और वो चारों ऑर्बिटल जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया जाएगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसलिए हम उसका जो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रमोशन कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते कि अब सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है, समझिए ना। तो वैरायटी ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता है और यही जो डी ऑर्बिटल है यही रेस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा वैलेंसी के लिए। इसके पास 2 तरह का वैलेंसी है, एक है प्राइमरी वैलेंसी जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें प्राइमरी वैलेंसी ये दिखा रहा है प्राइमरी वैलेंसी और कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है। तो इस कॉपर का प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर अभी +2 लिखे थे और सेकेंडरी वैलेंसी इसका 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 4 है और प्राइमरी वैलेंसी इसका 2 है। प्राइमरी वैलेंसी क्या करता है, वो न्यूट्रलाइजेशन करता है। प्राइमरी वैलेंसी के चलते +2 है, उसको न्यूट्रलाइज किया, 2 क्लोराइड आए न्यूट्रल हो गया और ये जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है अमोनिया कॉपर के साथ। ये सेकेंडरी वैलेंसी है, कितना है 4 हो, इसका सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है, जब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें 2 तरह की वैलेंसी मिलती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी देखते आ रहे हैं लंबे समय से, अभी तक जितना पढ़ाई हुई 7-8 से अभी तक, है ना, सब जगह हम प्राइमरी वैलेंसी को ही देखें। जो वैलेंसी याद किए पढ़े वो सब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारा हम लोग क्या पढ़े, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। समझ गए ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, यानी वो न्यूट्रलाइजेशन मेंटेन करता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जो चार्ज से इसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये स्टेबिलिटी लाता है, समझ गए ना। तो इसीलिए उसके कैपेसिटी से जहाँ देखे कि वैलेंसी ज़्यादा नज़र आ रहा है तो समझ जाओ कि कोऑर्डिनेट
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ऐसा संभव किसके साथ है? डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में ही अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल रहता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ये। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों करता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, उसका और भी कारण है। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही, इसके अलावा कॉम्पेरेटिवली इसका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वो जो है पोलराइजेशन करवाएगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा। तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हाई पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तो उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। पढ़ाए थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर पढ़ाए थे ना। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना है ये पता करने के लिए बताए थे। हजन रूल याद है ना? तो उसको याद करो, समझ गए कि नहीं? तो वो सब के चलते इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आता है। आ गया समझ में? तो इसी कारण है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर?